ननद और काली बहू की वॉशिंग मशीन। नवा गांव में रहने वाली दुर्गा देवी के दो बच्चे थे, यश और नेत्रा। दोनों के स्वभाव में जमीन आसमान का अंतर था। जहां यश ठहरे हुए पानी की तरह शांत और स्थिर था, वहीं नेत्रा तूफान की लहरों की तरह डावाडोल और अव्वल दर्जे की घमंडी थी, जो अपनी काली भाभी मेघा को देखकर निश दिन नाक भौं सिकोड़ती रहती थी। इतवार की सुबह मेघा घर द्वार बहार कर रसोई घर का काम निपटा कर जैसे ही अपने कमरे में आकर बैठती है, पीछे से आ रही नेत्रा मैले कपड़ों का ढेर उसके आगे पटकते हुए कहती है, अरे ओ मेरी काली भाभी, हर इतवार को तुम्हें कपड़े धोना याद दिलाना पड़ता है क्या? माँ ने ये कपड़े धोने को कहा है। अब अगर तुम्हारे पलंग तोड़ने की परंपरा पूरी हो गई हो तो इन कपड़ों को धो डालो। मगर नेत्रा, ये तो बहुत सारे कपड़े हैं, बेहतर होता जो तुम आज भर के लिए ये कपड़े मशीन में धो देती। मेरी तबीयत कुछ ठीक जान नहीं पड़ रही, शरीर साथ नहीं दे रहा। आहा, लाडो रानी की तबीयत खराब है, मगर मुझे तो तुम भली चंगी दिखाई दे रही हो। तुम्हारी बहानेबाजी मैं भली भांति समझती बूझती हूँ मेरी काली भाभी। इसलिए ये कपड़े की गठरी पकड़ो और इन्हें धोने में भिड़ जाओ, क्योंकि इन कपड़ों को धोकर कम से कम तुम्हारे हाथों से ये कालेपन की पपड़ी तो उतरेगी। हाँ। नेत्रा, मैं तुम्हारी भाभी हूँ, कभी तो मुझसे मीठे मुंह बात किया करो। ऐसा एक भी दिन खाली नहीं जाता जब तुम मुझे खरी खोटी नहीं सुनाती। अब मेरा रंग काला है तो इसमें मेरा क्या कसूर? फिर शुरू हो गया तुम्हारा मेलोड्रामा। ये मगरमच्छ के जैसे मोटे मोटे टेसुए बहाना बंद करो, समझी ना? क्योंकि तुम्हारा ये कोयले जैसा काला रंग मेरी आंखों में चुभता है, इसलिए मैं तुमसे दूर रहना ही पसंद करती हूँ। नेत्रा के कड़वे बोल बेचारी काली बहू के मन में बाढ़ बनकर चुभ जाते हैं और बदसूरती का दुख आंखों से छलक पड़ता है। जाने ईश्वर ने मुझे इस पक्के रंग में क्यों सींचा। मेरा सांवला रंग मेरे जीवन के लिए जैसे श्राप बन गया है। कुंवारेपन में इस काले रंग के चलते मेरे ब्याह में सैकड़ों अड़चन बाधाएं बनी रही और ब्याह के बाद ससुराल के ताने बाने। अपनी बदसूरती को निहारते हुए काली बहू बिलक बिलक कर रोते हुए कपड़े आंगन में बीचों बीच गड़े हैंडपंप पर धोने लगती है। देखते ही देखते दोपहर का समय सांझ की बेला में बदल जाता है। मेघा की हथेलियां कपड़ों के ब्रश के बीच घिसकर लाल पड़ चुकी थी और भारी बैट के प्रयोग के कारण उसकी नस उभर उठती है। दर्द के मारे मचलती हुई मेघा कहती है, आह माँ, मेरा हाथ। अरे ओ महारानी, ये दर्द के बाथे के बहाना बंद करो। 4 कपड़े धोने में सुबह से शाम कर दी, अब खाना क्या रात के 12 बजे बनाऊंगी? अरे नहीं नहीं नेत्रा, कपड़े ज्यादा ही गंदे और गठीले थे, इसलिए समय ज्यादा लग गया। हाँ हाँ बस करो अपना ये दिखावटी दुखड़ा, जितना जल्दी हो सके खाना बनाओ। दिन भर की थकी मंदी मेघा मैले कपड़े धोने के बाद रसोई घर का रुख करती है और खाना बनाने लगती है। तभी उसकी सास दुर्गा हॉल में बैठी बोलती है, अरे ओ करम जली काली कमली, घड़ी में घंटे की सुई 10 पर दस्तक देने वाली है और तेरा खाना बनकर अब तक तैयार नहीं हुआ। अरे ऐसी कौन सी बीरबल की खिचड़ी बना रही है? माँ जी बस बन गया, लेकर आ रही हूँ। सास को खिसियाता देखकर खौफ से डरी सहमी मेघा हड़बड़ाहट के साथ खाना बाहर ले जाने की तैयारी कर रही होती है कि उसका हाथ गर्म कढ़ाई का कौर हो जाता है, जिसके कारण उसके हाथों की खाल उधड़ जाती है। आह माँ, मेरा हाथ, ये दर्द तो बढ़ता ही जा रहा है। अरे कहाँ रह गई महारानी, आज की तारीख में खाना मिलेगा भी कि नहीं? नंद और सास की चिल्लाहट सुनकर बेबस बहू अपने घाव को बिसार कर मेज पर खाना लगाती है। माफ करना माँ जी, जरा सी देरी हो गई। बेचारी काली बहू दर्द में मचलने के बावजूद भी सागर की तरह शांत खड़ी थी, मगर उसके मन के दरिया में उठा दुख का सैलाब आंखों में उफन रहा था। दर्द में करहाती बेबस बहू बिछौने पर पड़ी सारी रात करवट बदलती है। बीते समय के साथ रात का पहर बिहान में बदल जाता है। क्या बात है, आज तो इस मेघा की महारानी ने बड़ी भोर सवेरे काम से छुट्टी पाली, तभी पलंग पर पसरी हुई है। अभी इसका आराम हराम करती हूँ। ऐसा बोलकर जलकुकड़ी नेत्रा अपने कबर्ड से धुले धुलाए कपड़े फर्श पर बिखेर कर उन्हें मैला करके धोने के लिए हैंडपंप के पास पटक देती है। ये देखकर दुर्गा कहती है, अरे नेत्रा, सुबह के 9 बज गए, अब तक तू कॉलेज नहीं गई? कैसे जाऊं कॉलेज माँ, सारे कपड़े तो गंदे गलीच पड़े हैं। जाने भाभी मुझसे किस जन्म का बदला ले रही हैं, जो मेरे कबर्ड के कपड़े धोना भूल जाती हैं। नेत्रा की चिकनी चुपड़ी बातों में आकर दुर्गा गरजते हुए कहती है, मेघा
बहू, अरे ओ कुलक्षणी, जिंदा है कि निपट गई? जी माँ जी, आपने बुलाया? हाँ बहू रानी, वो क्या है ना, सवेरे से मेरी कुलक्षणी काली बहू ने मुझ बुढ़िया को दर्शन नहीं दिए थे, इसीलिए। अरे ये नल पर मैले कपड़ों का मेला लगा हुआ और तू कमरे में मजे से बैठी है। माँ जी, कल ही तो मैंने हफ्ते भर के कपड़ों का ढेर धोया था, और ये कपड़े तो ननद जी ने परसों मेरे सामने ही वॉशिंग मशीन में धोए थे। मेरी बेवकूफ भाभी, ये कपड़े हैं, कोई एशियन पेंट नहीं जो सालों साल चलेगा। अरे अब भूत बनी, कड़ी क्या है, इन कपड़ों को धोकर धूप में सुखा। माँ जी, कल रात मेरा हाथ जल गया है, ऐसे में हाथों से कपड़े कैसे धोऊंगी? नेत्रा, क्या आज के लिए तुम्हारी वॉशिंग मशीन में कपड़े धो लूं? बिल्कुल नहीं, ये वुलन के कपड़े हैं, वॉशिंग मशीन में नहीं। और मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे काले हाथों में पड़कर मेरा महंगा वॉशिंग मशीन खराब हो जाए। नक चढ़ी नेत्रा अपनी भाभी को ताने भरे बोल कहकर अपनी भड़ास साधती है, तो दूसरी ओर दुर्गा अपनी बहू के हाथों के घाव को अनदेखा करते हुए अपनी बात थोप देती है। अरे तेरे बाप दादाओं ने देखा है वॉशिंग मशीन? गरीब की बेटी को वॉशिंग मशीन जैसे महंगे शौक शोभा नहीं देते, समझी? चल नेत्रा। सास ननद के बढ़ते जुल्म ज्यादती के कारण मेघा अपने जले हाथ से कपड़े धोने लगती है। उसके घाव पर जैसे ही सर्फ साबुन का झाग सराबोर होता है, वह बड़ी झुंझलाहट के साथ रोने बिलखने लगती है, मानो उसका हाथ तेजाब में घुल गया हो। जहां दुर्गा और नेत्रा कमरे में रजाई ताने बैठी मेवे मिष्ठान का सुख भोग रही थीं, वहीं लाचार काली बहू घनघोर कोहरे में जाड़े में जूझते हुए बर्फीले पानी से आंगन में कपड़े धोती है। बीतते समय के साथ अपनी चिड़ोकली ननद की बढ़ती चालबाजी से तंग आकर मेघा अपने मायके चली जाती है और बदकिस्मती से वॉशिंग मशीन में तकनीकी खराबी आ जाती है। हे भगवान, मेरी वॉशिंग मशीन को भी अभी जवाब देना था। कोई बात नहीं, थोड़े ही तो कपड़े हैं, हाथों से धोने की कोशिश करती हूँ। नेत्रा बैट और ब्रश से कपड़े धोने लगती है, मगर उसकी हिम्मत और हाथ दोनों जवाब दे जाते हैं और अचानक उसकी आंखों के सामने अपनी भाभी मेघा की छवि उभर आती है, जिसे सोचकर नेत्रा की आंखें नम हो जाती हैं। मुझसे 2 कपड़े भी हाथ से धोए नहीं गए और वहीं भाभी जिद्दी दाग वाले मैले कुचैले कपड़ों का ढेर सालों से धोती रही बिना उफ किए। ये मैंने नादानी में भाभी के साथ कैसी भूल कर दी। कल तक नेत्रा के लिए उसकी वॉशिंग मशीन का मोल मेघा से बढ़कर था, मगर अब उसकी भटक खुल चुकी थी। वह अपनी माँ के साथ मेघा को उसके मायके से वापस ले आई। कहाँ से शुरू करूं समझ नहीं आ रहा। भाभी, बस अपनी इस नकचड़ी ननद की भूल को नादानी समझकर भुला दो। आज से आप इस वॉशिंग मशीन से कपड़े धोएंगे और आपकी ननद अब से घर के कामकाज में भी भाभी के साथ भरपूर भागीदारी निभाएगी। नेत्रा में आया बदलाव देखकर मेघा की आंखों में खुशियों की बदरा घेराती है और आखिरकार आज मेघा की आस मुकम्मल हो गई। उसकी खाली झोली खुशियों से भरकर उमड़ रही थी। दूसरों का दुख देखने में बेहद छोटा लगता है, मगर जब वह खुद पर बीतता है तो हमें उस दर्द का वाकया समझ आता है। बिल्कुल नेत्रा की नाई। बादलों पर जादुई सोने की बैंगन की खेती। बहुत बरस पहले ही सोना की माँ रेवा की गंभीर बीमारी के चलते मौत हो चुकी थी। ऐसे में कच्ची उम्र में ही 9 साल की नन्ही सोना के कंधे चूल्हे चौके के बोझ तले दब गए। उसका पिता हरिया के हाथों में खेती बाड़ी की कला कूट कूट कर भरी हुई थी। वह लोगों के खेतों में बटाईदार के तौर पर खेती करके 2 वक्त की भूख का बंदोबस्त कर पाता था। कई साल बीत चुके थे। सोना अब 17 साल की हो चुकी थी। देर रात वह ओट पर बैठी हरिया के लौटने की बाट जोह रही थी। अंधेरा घिराया, अब तक बाबूजी घर नहीं आए। कहीं इस जाड़े के पुरवाई बयार में उनकी तबीयत तो नहीं बिगड़ गई। अचानक सोना की नजर ठंड में ठिठुरते हुए चले आ रहे हरिया पर जाती है। अरे सोना बिटिया, इतनी सर्दी में तू बाहर काहे बैठी है? आपकी राह देख रही थी बाबूजी। फिर सोना अपने पिता को खाना परोसती है। तभी अपने पिता के चेहरे पर चिंता की उभरी शिकंज देखकर सोना पूछती है, क्या बात है बाबूजी? मैं देख रही हूँ आप भीतर ही भीतर किसी चिंता में घुले जा रहे हैं। अरे ऐसा कुछ नहीं बिटिया, बस थोड़ा थक गया हूँ। हरिया आधा अधूरा खाना खाकर थाली से उठकर बिछौना धर लेता है। सोना भी सो जाती है। तभी देर रात जाग रहा हरिया हताश मन से कहता है, अब मैं तुझे कैसे बताऊं मेरी बच्ची कि तेरे गरीब बाबूजी के कंधे सूदखोर सूबेदारों के कर्ज तले दब गए हैं। बरस भर के भीतर तू 18 बरस की हो जाएगी। ऐसे में कैसे करूंगा तेरा ब्याह?
बेटी के जवान होने की खबर घर से पहले जग जान जाता है। सारी रात हरिया की आंखों से बहते आंसू बिछौने को भिगो रहे होते हैं। गरीबी की गहराई उसे इस कदर जकड़ती है कि उस रात वह मौत के फाटक के पार पहुंच जाता है। अगली सुबह, बाबूजी उठिए, सुबह हो गई है। बाबूजी उठिए ना, बाबूजी। इस तरह पिता की मौत के बाद सोना एकदम अकेली हो जाती है। 2 दिन बीत चुके थे। एक रोज काले गहरे बादलों का काफिला गांव में घिराता है, जिसके साथ बरसात के साथ सुंदर सी परी सोना के घर के बाहर नाच रही होती है। तभी सोना की सिसकियां सुनकर वह खिड़की से भीतर झांकती है। मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। सब्र का बांध अब साथ छोड़ रहा है, मगर मैं क्या खाऊं? अनाज के खत्ते तो एकदम खाली है। ऐसे में मेरे पास पाव भर आटे दाल का पैसा भी नहीं। सोना को फूट फूट कर रोता देखकर परी उसके पास आकर बोलती है, सोना तुम क्यों रो रही हो? तुम्हारे अपने कहाँ हैं? पहले तो परी को देखकर सोना अचकची रह जाती है और फिर कहती है, मेरी माँ बाबूजी तो मिट्टी में मिल गए। मेरे बाबा किसानी किया करते थे। बावजूद इसके हमारे पास गांव में गज भर जमीन भी नहीं। न मेरे पास खाने को दाना पानी है, न घर भाड़ा देने को एक खोटा सिक्का। चिंता ना करो सोना, चलो मेरे साथ। जैसे ही परी अपनी जादुई छड़ी सोना पर घुमाती है, सोना उड़ने लगती है, जिसके बाद वह परी के साथ हवा में बढ़ने लगती है। तभी परी को एक किसान खेत में बैंगन के बीज बोता दिखाई पड़ता है। परी अपनी जादुई छड़ी से बीजों की पोटली खींचकर चल पड़ती है। परी रानी, हम कहाँ जा रहे हैं? बादलों की पार, जहाँ करेंगे हम जादुई सुनहरे बैगन की खेती। युप्पी! कुछ ही पलों में परी सोना को लेकर बादल पर पहुंच जाती है। परी रानी, अब मुझे क्या करना होगा? सोना, तुम्हें इन बैंगन के बीजों को हर एक बादल में बोना है, फिर देखना जिन्नी का जादू। परी के कहे अनुसार सोना हर एक बादलों में बैंगन के बीजों की बुआई करने लगती है, जिसके बाद परी बादल पर अपनी जादुई छड़ी घुमा देती है। देखते ही देखते बीज अंकुर बनकर फूट पड़ते हैं। ये क्या था? जब हम धरती में बीज बोते हैं तो अंकुर फूटने में 1 सप्ताह का समय खिंच जाता है और बैंगन का पेड़ बनने में तो महीनों का पड़ाव पार हो जाता है। मगर यहाँ ऐसा नहीं। सोना, जैसे ही सूरज बादलों में छुपेगा, उसकी सुनहरी किरण से यह बैंगन के पौधे बड़े पेड़ में बदल जाएंगे और इनके प्रत्येक डालियों पर सोने के बैंगन के गुच्छे उगाएंगे। थोड़ी देर में सूरज ढलकर बादलों में घुल मिल जाता है, जिसके साथ सभी नन्हे पौधे बड़े बैंगन के पेड़ में बदल जाते हैं और हर एक ढाल में चमचमाते बैंगन उग जाते हैं। आगे बढ़ो सोना, और अंधेरा गिरने से पहले इन जादुई सोने के बैंगन को तोड़ लो, वरना ये जादुई सुनहरे बैंगन गांच के साथ गायब हो जाएंगे। सोना सारे सोने के बैंगन तोड़कर परी के दिए टोकरी में भर लेती है, जिसके बाद परी उसे रात के अंधेरे में घर पहुंचा देती है। अच्छा सोना, मैं जाती हूँ। एक बात याद रहे, ये सारे सोने के बैंगन मत बेचना, एक हमेशा अपने पास रखना, ताकि मैं इस बैंगन से बादलों के पार से तुम्हारी आवाज सुन सकूं। अगली सुबह सोना एक सुनहरा बैंगन बचाकर सारे सोने के बैंगन बेचकर अपने खाने के लिए खूब सारे अनाज खरीद लेती है। उस रात सोना भरपेट खाना खाकर मजे की नींद सोती है। धीरे धीरे सारा अनाज खाली हो जाने पर सोना परी को पुकारती है। परी ने कहा था इस जादुई बैंगन की आवाज बादलों के पार जाएगी। परी रानी, मुझे आपकी मदद चाहिए। इतने में परी सोना के सामने प्रकट होकर कहती है, कहो क्या हुआ सोना? परी रानी, मुझे और जादुई बैगन चाहिए, क्योंकि मेरे अनाज के खत्ते खाली हो चुके हैं और घर के ऊपर ये जो छप्पर की छत चढ़ी है, जो सावन भादों में कहर ढाती है, इसकी कच्ची दीवार भी कब ढह जाए इसकी कोई आशा नहीं, इसलिए मैं इसे भी बदलना चाहती हूँ। सोना की मदद के लिए परी उसे दोबारा बादलों पर लाती है। ये लो सोना, इन बैंगन के बीजों को प्रत्येक बादलों में बो दो, ताकि हम नए सिरे से खेती करें। सोना सतर्कता से हर एक बादलों में बैंगन के बीजों की बुआई करती है, जिसके बाद परी जिन्नी के जादू से उनमें से अंकुर फूटकर बारीक पौधे में बदल जाते हैं और सूरज की सुनहरी किरण बादलों में छिपने के साथ वह बड़े पेड़ में बदलकर सैकड़ों सोने के चमचमाते बैंगन से लग जाते हैं। जिन्नी परी,
इस जादुई बैंगन की खेती को खुमारी देखकर ही मेरा चेहरा खिल उठता है। ये इतना अद्भुत जो है, बैंगन से लेकर शाखा और सिरे तक सोने के जो हैं। जाओ सोना, जल्दी से इन जादुई बैंगन की खेती से अपनी जरूरतें पूरी करो। सोना झटपट से सारे बैंगन तोड़कर उन्हें टोकरी में रख लेती है, जिसके बाद परी उसे रात में गांव में छोड़ आती है। अगली सुबह सोना वह बैंगन को छोड़कर बाकी सभी सोने के बैंगन सुनार के हाथों बेच देती है, जिसके बदले में उसे बड़ी रकम मिलती है। मगर बदकिस्मती से पौ फटते ही जेठालाल उसका किवाड़ पीटता हुआ कहता है, अरे ओ कर्जखोर की बेटी, कहाँ है? जल्दी बाहर निकल। जेठालाल जी, आप यहाँ? हाँ मैं। जल्दी से उठा अपनी गठरी और पकड़ ले दूजी डगरी, क्योंकि तेरे बाप हरिया ने मेरे पास इस घर को गिरवी रखकर 1 लाख रुपए नकद लिया था। अब ये जमीन मैं जब्त करूंगा। आप यहीं रुकिए, मैं अभी आई। सोना ने बादलों पर जितनी जादुई बैंगन की खेती की थी, उसके सारे पैसे वह जेठालाल को देकर अपने घर को दाव पर लगने से बचा लेती है और एक बार फिर परी को पुकारती है, जिनी परी, मेरे पास आओ, मुझे तुम्हारी जरूरत है। फिर परी प्रकट होती है। सोना उसे सब कुछ बताती है, तभी उसकी आंखें डबडबा जाती हैं। जिनी परी, ये घर सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं, यहाँ मेरा बचपन बीता है। माँ बाबूजी संग बीती वो बेशकीमती यादें भी कभी धुंधली नहीं होंगी। सोना, तुम्हारे पास यह तीसरा और अंतिम मौका है। आज तुम बादलों पर आखिरी बार जादुई सोने के बैंगन की खेती कर सकोगी। चलो। थोड़ी ही देर में वह बादलों पर आते हैं। सोना परी के द्वारा दिए बैंगन के बीज दूर दूर तक दिख रहे बादलों में बो देती है, जिससे अंकुर फूटकर पौधे निकल आते हैं और सूरज के बादलों में छिपते ही जादुई बैंगन की खेती उपन पड़ती है। हर एक बैंगन के गाछ में बहुतायत सोने के बैंगन के गुच्छे लद जाते हैं, जिसे देखकर गरीब सोना की आंखें चमक उठती हैं और वह उन्हें लेकर गाँव लौट आती है, जिसे न सिर्फ वह सुंदर घर की नींव धरती है, बल्कि गांव में कई बीघा जमीन खरीदकर बैंगन की खेती करके एक समृद्ध किसान की छवि बना लेती है। सास बहू को 1000 मैगी पकाने की चुनौती। मानिकपुर गांव में मंगला और मीनल नाम की सास बहू का एक जोड़ा रहता था। दोनों सास बहू के बीच भरपूर मात्रा में भरत मिलाप था। वो सास बहू मैगी खाने की बेहद शौकीन थी, मगर उनकी इस बुरी लत से उनके पति गंगाधर और गिरीश बेहद हताश हो चुके थे, क्योंकि बेचारी पतियों को हर एक दिन सास बहू की पसंदीदा मैगी की मार जो झेलनी पड़ती थी। देर सांझ दोनों बाप बेटे थके मांदे घर आते हैं। अरे गिरीश की माँ, जरा जल्दी से 2 गिलास पानी ला दो। ये लीजिए पानी। अरे क्या बात है भाग्यवान, आज तुम्हारा चेहरा तो एकदम मीना कुमारी के जैसे चमक दमक रहा है। कोई खजाना हाथ लग गया है क्या? हाँ, अपने हाथों से खाना खजाना पकाया है आज मैंने और बहू ने। बहुत ही अलग अंदाज का खाना बनाया है। तुम दोनों बाप बेटे खाओगे तो उंगलियां चाटते रह जाओगे। ये सुनकर गंगाधर फूले नहीं समाता और बुदबुदाता हुआ कहता है, अरे लगता है आज दोनों सास बहू ने बढ़िया पकवान बनाया है। जल्दी से हाथ मुंह धो लेता हूँ। दोनों बाप बेटे हाथ मुंह धोकर टेबल पर बैठ जाते हैं। तभी गंगाधर बोलता है, अरे भगवान, और कितनी देर बाद जोहनी पड़ेगी हम बाप बेटे को। अरे तनिक जल्दी करो, भूख के मारे पेट में चूहों की सेना कुश्ती और कबड्डी खेल रही है। एकाएक दोनों सास बहू खाने का ढका हुआ बर्तन लाकर मेज पर सजाती हैं। भूख से बिलबिलाते हुए दोनों बाप बेटे जैसे ही बर्तनों के ढक्कन हटाते हैं, सास बहू का बनाया खाना देखकर बेचारे पतियों के चेहरे पीले पड़ जाते हैं। मैगी देखकर उनकी खुशी मानो शोक की लहर में बदल जाती है कि मीनल कहती है, पेश है मैगी मंचूरियन, मसाला मैगी, मक्खन मैगी, पनीर मैगी, पे 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 पे। अरे बहू, बंद करिए पे 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 की पुंगी बजाना। रोजाना की तरह आज भी तुम दोनों सास बहू ने खाने के नाम पर फिर मैगी की बलि चढ़ा दी है। अरे अगर हम इतनी मैगी खाते रहेंगे ना, तो वो दिन दूर नहीं जब हम बाप बेटे के लिए यमराज का बुलावा आ जाएगा। अरे एकदम सही बात बोली बेटा तूने। जाने इन दोनों सास बहू को इस मैगी में ऐसा भी कौन सा मेवा मिष्ठान का स्वाद आता है जो मैगी के लिए मचलती रहती हैं। ये सुनकर मैगी खाने की शौकीन सास बहू डायलॉग बाजी करते हुए कहती है, बस बहुत हो गया। अब हम सास बहू अपनी मनपसंद मैगी के खिलाफ एक शब्द नहीं सुनेंगे। अरे 2 मिनट की मैगी की कीमत आप क्या जानो गिरीश बाबू।
हम सास बहू की जुबान की स्वाद है ये मैगी। अरे बंद करो तुम दोनों सास बहू ये बोलबाला। जिन हाथों से ये मैगी मसाला मैगी मंचूरियन रज रज के बनाया है, कभी इन हाथों से खाने लायक खाना भी बना लिया करो। अरे दुनिया में दाल चावल की हड़ताल नहीं पड़ी है। तुम दोनों बाप बेटे एक ही थाली के चट्टे बट्टे हो। दाल भात चोखा के आगे तुम्हें कुछ भाता ही नहीं है। एकाएक मैगी के पीछे सास बहू और बाप बेटे के बीच महाभारत शुरू हो जाती है। मानो हिरोशिमा और नागासाकी आमने सामने आ खड़े हों। थक हार कर बेचारे बाप बेटे देर रात घर से निकलकर कहते हैं, अरे लाख समझाने बुझाने के बावजूद भी मैगी के पीछे ससुरी सास बहू का पेट पहाड़ हो गया है। मती मारी गई है इनकी। आज फिर हम बाप बेटे को खकनू के ढाबे पर खाना खाना पड़ेगा। भूख से बिलबिलाते बेचारे बाप बेटी खकनू की दुकान पर जाते हैं, जहां वो उन्हें छेड़ते हुए कहता है, क्या बात है चच्चा, फिर मैगी के मार झेले के मिली क्या? अरे बड़े भैया तुम ही बता दो। अरे खकनू क्या बताएं, मैगी की दीवानी सास बहू ने तो नाक में दम कर दिया है। घर में बीवी के रहते भी बेहतर खाना नसीब नहीं होता। अरे भैया आखिरकार कब तक ऐसे चुप्पी साधे रहोगे? ऐसा कुछो करो कि आपकी मेहरियां मैगी खाइल छोड़ दें। अरे खकनू, इन सास बहू की मैगी ने हमारा माथा खाली कर दिया है। तेरे पास कोई तरकीब है तो बता। देखो चच्चा, जौने लेक से लोहा ही लोहा को काटत है, ई सास बहू की मैगी इन्हें मात दे सकत है। आप ई दोनों सास बहू के सामने 1000 पैकेट मैगी पकावे की चुनौती दो और हार जाए पर मुआवजे के तौर पर हमेशा के लिए इनके मैगी खाने पे पाबंदी लगा दो। दोनों बाप बेटे को खकनू की दी हुई सुनहरी सोच जंच जाती है, जिसके बाद अगली सुबह वो इस शर्त को सास बहू के सामने रखते हैं। माँ और मीनल, आज हमारे घर में दावत है जिसमें पूरा गांव देहात शामिल होगा। दावत में आप दोनों को महज मैगी पकानी है। बस ये तो हम सास बहू के बाएं हाथ का खेल है। अरे बौराई खुरा के जैसे बकर बकर न करो, पहले पूरी बात सुन लो। इस दावत में तुम दोनों सास बहू को 2 घंटे के भीतर पूरे 1000 पैकेट मैगी पकाना है, जिसके लिए तुम्हें चूल्हे मसाला और परात का पुख्ता प्रबंध मिलेगा। अगर तुम दोनों सास बहू निर्धारित समय में 1000 पैकेट मैगी पकाकर पूरे गांव देहात को परोसने में सफल हो गईं, तो फिर पूरी जिंदगी हम बाप बेटे बिना आनाकानी के तुम्हें मैगी खाने देंगे। ये सुनकर मैगी खाने की शौकीन सास बहू का चेहरा खुशी से खिल उठता है और जोश में आकर सास बहू शर्त स्वीकार कर लेती हैं, जिसके बाद दोनों के पति उन्हें गंगाधर और गिरीश गिन चुनकर पूरे 1000 मैगी के पैकेट्स लाकर देते हैं। जिसके बाद दोनों सास बहू बुदबुदाते हुए कहती हैं, बहू अब फूहर बने का चोला उतार कर फुर्ती का फेटा बांध ले। अगर हम सास बहू ने दिए समय विधि में 1000 मैगी के पैकेट पकाने में हम सफल हो गए, तो मैगी खाने के खातिर हमें अपने पतियों की किलकिल नहीं सुननी पड़ेगी। अरे माँ जी, 2 मिनट में बनने वाली मैगी के लिए हम सास बहू को 2 घंटे मिले हैं। ये 1000 पैकेट मैगी पकाने की चुनौती तो हम सास बहू चुटकियों में जीत जाएंगे। विश्वास हमारे जीवन की डूबती नैया को पार लगाती है, मगर जरूरत से ज्यादा विश्वास हमें ले डूबती है। कुछ ऐसा सास बहू के साथ होने को था। दोनों सास बहू फेंटा बांधकर मैगी का मसाला तैयार करती हैं। जहां बहू प्याज काटते हुए आंसू बहा रही थी, वहीं सास मिर्च मसाला तैयार कर रही थी। कुछ देर बाद, अरे बहू जरा जल्दी जल्दी हाथ चला, मैगी का मसाला तैयार करने और प्याज की कटाई में ही पौना घंटा बीत गया। चल चूल्हे पर हांडी चढ़ाते हैं। दोनों सास बहू चूल्हे पर हांडी चढ़ाकर समय की घंटी के कारण अधपके मसले में पूरे 1000 पैकेट की मैगी को उड़ेल देती। बावजूद इसके बीच ही पूरे 2 घंटे बीत जाते हैं, जिसके बाद उनके पति कहते हैं, अरे आप दोनों सास बहू दिए 2 घंटों में 1000 पैकेट मैगी पकाने की चुनौती पार करने में असफल हो चुकी हो। चुनौती में हार जाने के कारण दोनों सास बहू एक दूसरे पर दोष लगाने लगती हैं। अरे धीमी चाल के चलते हम चुनौती हार गए।
मैगी बनाना था हमें, मगर तू तो बीरबल की खिचड़ी बनाने लगी। वाह जी वाह, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। माँ जी, मुझसे पूछकर आपने इस 1000 पैकेट मैगी पकाने की चुनौती स्वीकार नहीं की थी। अब इस हार के चलते मेरा मन मैगी खाने को तड़पेगा। अब तुम दोनों सास बहू एक दूजे के संग कुत्ते बिल्ली की तरह खींच-पीट मत करो। हम सिर्फ तुम सास बहू को ये एहसास दिलाना चाहते थे कि अपने पसंदीदा खाने से दूर होकर मन किया छचनता है। आखिर आज आखिरी दफा जी भरकर जितनी जुगाली करनी है कर लो, क्योंकि कल से केवल दाल चावल बनेगा। आखिरकार दोनों सास बहू मैगी पकाने की चुनौती की हार के साथ उन्हें बनाकर सभी को परोसकर खुद खाते हुए कहती हैं। माँ जी, जल्दी जल्दी खा लीजिए मैगी, क्योंकि ये गांव देहात के साथ हम सास बहू की आखिरी मैगी की दावत है। कल से हमको भी दाल भात से ही अपनी भूख मिटानी पड़ेगी। इस तरह 1000 पैकेट मैगी पकाने की चुनौती में हारकर सास बहू को मुंह की खानी पड़ती है, जिसके अगले दिन मैगी की शौकीन सास बहू बेमन से दाल चावल खाती हैं। मगर समय के साथ उनको घरेलू खाने का स्वाद समझ आ चुका था। सच है साथियों, कभी कभी जिंदगी में कुछ चुनौतियां इंसान को बेहतर बना जाती हैं, तो कभी कभी वही चुनौतियां हमें जीवन से जुड़ा सुनहरा सबक सिखा जाती हैं। 5 लंबा घूंघट वाली बहू। अरे रामू, धीना, इतने फुहरेपन से काम करोगे तो कैसे काम चलेगा? जरा जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, घर का सारा सीरा सजा दो। एक एक कोना लड़ियों से जगमगाना चाहिए। पूरे गांव देहात को पता चलना चाहिए कि आज सीता देवी के बेटों की शादी है। ये है बलिहारी गांव में रहने वाली सीता देवी, जिसके घर में सुख समृद्धि का कोई अभाव नहीं है। शायद यही कारण है जिसके चलते सीता देवी की गुमनाम गुमान से मुलाकात हो गई। इसलिए सीता देवी किसी को नहीं सुनती थी, वो तो बस अपनी बातें थोपना जानती थी। आखिरकार बेटे घोड़ी चढ़ते हैं और सीता देवी सास बनकर अपने बेटों की बारात लिए होने वाली 5 बहुओं के द्वार पर दस्तक देती है। अग्नि के 7 फेरों के साथ शादी संपन्न होती है और बहुएं घूंघट की आड़ में ससुराल आती हैं। मेरी 5 बहुओं, तुम्हारे पैर के नीचे ये जो अक्षत कलश रखा है, उसे अपनी लक्ष्मी लात लगाकर भीतर आओ। जी माँ जी। 5 बहुएं भीतर आती हैं, तभी चंपा कहती है, अरे सीता देवी, अब किस बेला का इंतजार कर रही है? चल जल्दी से अपनी 5 बहुओं का चेहरा तो दिखा। अरे ऐसे कैसे चेहरा दिखा दूं चंपा रानी? कल से पहले मेरी बहुओं का घूंघट नहीं हटेगा। चलो अब जल्दी से अपने अपने घरों को चलती बनो। इस तरह सभी औरतें अपने घर चली जाती हैं और बहुएं अपने पति के साथ कमरे में चली जाती हैं। अगली सुबह 5 बहुएं मुर्गे की बांग के साथ जगकर ससुराल में साफ सफाई का निपटारा करने के बाद नहा धोकर रसोई घर का रुख करती हैं। तभी वहाँ उनकी सास सीता आती है और उन्हें घूंघट में न पाकर बिगड़ते हुए बोलती है, बेड़ा गर्क हो तुम 5 बहुओं का। क्या हुआ सासू माँ, हम 5 से कोई भूल हो गई क्या? अरे भूल तो मुझसे हुई है, जो मैंने तुम जैसी 5 बेशर्मों को अपनी बहू बना लिया। सारी शर्म हया धोकर पी गई हो क्या? या फिर इस बात को बिसार दिया कि तुम 5 इस घर की बहू हो। इस घर की कुछ रीत रिवायत के अनुसार घर की बहुएं 8 पहर घूंघट में रहती है, समझी? सास के खौफ से बेचारी बहुएं अपने सिर पर पल्लू कर लेती हैं। तभी सीता माथा पकड़े हुए कहती है, हे राम, सिर्फ साड़ी का पल्ला सर पर रखने से बात नहीं बनेगी। तुम 5 का चेहरा इस घूंघट की आड़ में ढका रहना चाहिए, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये सुनकर बेचारी 5 बहुओं का चेहरा पीला पड़ जाता है और 5 अपना चेहरा पूरी तरह से घूंघट में ढक लेती हैं। अब लग रही हो तुम संस्कारी बहुएं। आखिरकार शर्म हया ही तो औरतों का पहला गहना होता है। तुम्हें समझाने बुझाने में समय का पता ही नहीं चला। चलो, तुम 5 के पति दफ्तर जाने वाले हैं। सबसे पहले कुछ मीठा बनाकर चूल्हा पूजन करो और फिर जल्दी से खाना बनाओ। जी माँ जी। सास के खौफ के मारे सहमी बेचारी 5 बहुएं घूंघट की आड़ में ही खाना पकाती हैं, जिसके बाद वो एक साथ खाना लेकर हॉल आती हैं। तभी लंबे घूंघट में कुछ न नजर आने के चलते परिणति जमीन पर गिर जाती है।
बेड़ा गर्क हो इस बेढंगी बहू का, सारा का सारा रायता फैला दिया। माँ जी, इतने लंबे घूंघट में सही से सुध नहीं मिल पा रही कि कहाँ सीढ़ियाँ हैं और कहाँ दीवार। मंजली बहू, तेरी सास ने ये बाल धूप में बैठकर सफेद नहीं किए। तुम बहुओं की बहानेबाजियां मैं अच्छे से समझती हूँ। अब मुझे घूरना बंद कर और घूंघट कर बेशरम बला। माँ, एक तो वो बेचारी गिर गई, ऐसे में उसके घाव की बजाय आपकी सुई सिर्फ घूंघट पर टिकी है। वाहरी मेरे लाल, एक ही दिन में जोरू का गुलाम हो गया। जब मैं बहाकर आई थी तब मैंने भी बरसों घूंघट किया है, और फिर पुरानियां कह गए हैं ससुराल शासन का दूसरा नाम है, और ये प्रथा तो सदियों से चली आ रही है। बहुओं का घूंघट संस्कृति का जोड़ है। सीता देवी की बेबुनियाद बातों के आगे बेटे और बहू दोनों ही चुप्पी साध लेते हैं, क्योंकि वो जानते थे कि सीता देवी तो समझने से रही। अरे अब बुत बनकर खड़ी क्या हो, अपने अपने पतियों की थाली में खाना परोसो। पांचों बहुएं कप कपाते हाथों से खाना परोसती हैं कि रोशनी से हाथों से खाना थाली की बजाय टेबल पर गिर जाता है। ये देखकर सीता फिर बिगड़ती है। अरे मेरी बेअकल बहू, तेरी आंख है कि बटन? खाने का एक भी दाना थाली में तो गया नहीं, सारा खाना टेबल पर पसार दिया। माफ कर दीजिए माँ जी, मैं अभी साफ किए देती हूँ। माँ, अब मैं बोलूंगा तो मैं भी विनोद भैया की तरह बुरा बन जाऊंगा। अगर जब उस बेचारी को इस लंबे चौड़े घूंघट के कारण कुछ दिख ही नहीं रहा तो उसे क्या पता कि खाना थाली में जा रहा है या टेबल पर। क्या बात है, बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। बीवियों के हक में दोनों भाई एक ही थाली के चट्टे बट्टे बन बैठे। सीता देवी के घर में अन्न धन की कमी नहीं। समय गुजरता जाता है। लंबे घूंघट के चलते आए दिन बहुओं से कोई न कोई गलती हो ही जाती। बावजूद इसके सास को कहाँ कोई फर्क था। सीता देवी के लिए तो उसका स्वाभिमान और सो कॉल्ड संस्कृति ही सब कुछ थी। फिर एक दिन घूंघट वाली बहुओं की सास ढेरों धुले हुए कपड़ों का थाक जानवी और मयूरा को देते हुए कहती है, जानवी और मयूरा बहू, ये तुम्हारे पतियों के कुछ कपड़े हैं, इन्हें इस्त्री कर दो। और हाँ, किसी भी कीमत पर घूंघट टस से बस नहीं होना चाहिए। माँ जी, बिना घूंघट हटाए कपड़े कैसे इस्त्री करेंगे? माँ जी, जानवी जिज्जी सही कह रही हैं। अभी घर में ना तो देवर जी हैं, ना जेठ जी, फिर क्या फर्क पड़ता है कि हम घूंघट करते हैं या नहीं? बहू रानी, बातों के चौधरी बनने से बेहतर होगा कि जाकर कपड़े इस्त्री करो, वो भी घूंघट में। बेचारी दोनों बहुएं घूंघट में कपड़ों के ढेर को ले जाकर उन्हें इस्त्री करती हैं। इधर सीता गांव में घूमती हुई औरतों की मंडली में पहुंच जाती है और कहती है, लगता है तुम चुगलखोरों की मंडली में मेरे ही चर्चे चल रहे थे, तभी तो मेरे आते ही तुमने चुप्पी साध ली। 100% सच कहा तूने सीता देवी, मगर यहाँ तेरी बहुओं की बातें चल रही हैं। अब मेरी बहुएं है ही इतनी संस्कारी तो बातें तो होंगी ही। अरे आजकल की बहुओं का तो संस्कृति से कोई वास्ता ही नहीं रहा। और वही देखो, मेरी बहुओं को मजाल है कि जो किसी मर्द जात ने उनका चेहरा भी देखा हो। जमाने की छोड़ सीता, जानी उन बेचारी बहुओं ने खुद भी अपना चेहरा कब देखा होगा। आखिर तूने उन्हें घूंघट के घुटन में बांध के जो रखा है। अरे तूने तो बेचारी बहुओं को काठ की कठपुतली बना दिया है। चंपा की बातें सुनकर सीता बिन कुछ कहे बुदबुदाते हुए अपने घर पहुंचती है। अपनी बहू पर तो जोर चला नहीं तो मुई मंथराई पर उतर आई। माँ जी, सारे कपड़े इस्त्री हो गए हैं, ये लीजिए। अचानक से सीता की नजर जले हुए कपड़े पर पड़ती है और उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। अरे नास पीटी बेढंगी बहुओं, ये क्या, तुमने सारे के सारे कपड़े जला दिए। माँ जी, हमने तो कितना कहा था, मगर आपने एक न सुनी। क्योरी करम जली, सास से जुबान लड़ाते तुम्हें शर्म नहीं आती। एक तो हमेशा बनता काम बिगाड़ती हो और बकैती करती हो। बिगड़ी हुई बाप की बिगड़ैल बेटी हो तुम। ये सुनकर पांचों बहुओं का सब्र जवाब दे जाता है और आखिरकार वो घूंघट हटा देती हैं। माँ जी, ये हमारे माँ बाप के संस्कार ही थे जो हमने आपकी हर बात मानी। बावजूद इसके आपको हम बदल न सके। माँ जी, क्या आंख मूंद कर आप दुनिया देख सकती हैं? नहीं, तो फिर इतने बड़े घूंघट के पीछे हम कैसे देखें कि क्या बना और क्या बिगड़ रहा है? माँ जी, एक लड़की बहू बनकर ससुराल आती है तो उसके मन में बहुतेरे अरमान होते हैं। हमारे भी अरमान थे। क्या पता था कि हमारा ससुराल और ये पर्दा
हम पांचों के लिए पिंजरा बन जाएगा। पांचों बहुओं की बातें सुनकर सीता बेहद शर्मसार होती है और अपनी बहुओं से कहती है, बहुओं, मुझे माफ कर दो। इतने दिनों से तुम इस घूंघट में घुट रही थी, मैं ये देख न सकी। अब तुम्हें ये घूंघट करने की कोई जरूरत नहीं। पांचों बहू की बदौलत सीता को तो सबक मिल चुका था, मगर आज भी गांव देहात में जाने कितनी बहू पर्दा प्रथा के कारण अपनी पहचान खो चुकी हैं। दोस्तों, पर्दा करना और किसी के रीति रिवाज मानना बहुत अच्छी बात होती है, पर कोई आपके रीति रिवाजों और पर्दा करता है तो हमें उनका सम्मान करना चाहिए, न कि उसका नाजायज फायदा उठाया जाए। सभी को अपने हिसाब से जीना चाहिए, न कि किसी के दबाव में। अंधी सास की 5 चुड़ैल बहुएं। गांव के एक घर के रसोई घर में 5 चुड़ैल कामकाज में एक दूजे का हाथ बटा रही थी। कोई चौका बर्तन करने में जुटी थी, तो कोई तरकारी काट रही थी, तो कोई खाना पका रही थी। वहीं 2 चुड़ैल बिखरे हुए घर के सामान को बटोर रही थी। खटर पटर की आवाज सुनकर 60 साल की अंधी गोमती रसोई घर की ओर बढ़ने लगती है। शायद सासू माँ रसोई घर में आ रही हैं। हम चुड़ैलों को छिपना होगा, वरना वो भाग जाएंगी। 5 चुड़ैल रसोई घर के छत से चिपक जाती हैं। तभी अंधी गोमती रसोई घर में आकर टटोलते हुए कहती है, अरे ये चूल्हा एकदम चमका हुआ कैसे है? जहाँ तक मुझे याद है, हड़बड़ाहट में सब कुछ रात को ही बिखरा हुआ था। जरूर गांव का कोई जन कामकाज कर गया है। अभी गोमती ऐसा बोल ही रही थी कि एकाएक कमला भीतर आती है। अरे कैसी हो गोमती बहन? तुम्हारे घर के आगे से गुजर रही थी तो सोचा हाल चाल पूछती चलूं। ठीक ठाक हूँ। जरा बता तो मुझे कि आखिर गांव गढ़ का कौन जन मेरे घर का बर्तन चौका कर रहा है। ये सुनकर कमला ठहाके मारकर कहती है, तफरीबाजी तो कोई तुमसे सीखे। अरे जिसके घर में पहले ही 5-5 बहुएं हैं, उसका घर चकमक की तरह तो रहेगा ना। ऐसा कहते हुए कमला की नजर रसोई घर के छत पर पड़ती है और वो चीखती हुई कहती है, क्या हुआ कमला? तू चीख क्यों रही है? कुछ नहीं गोमती, मैं चलती हूँ। जय राम जी की। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। ऐसा कहते हुए कमला दरवाजे से बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी कि 5 चुड़ैल बहुओं ने उसे घेर लिया। उसका भी गर्दन कट जावे जो हम चुड़ैल का भेद बतावे। अरे रे, ये 5 चुड़ैल तो मेरे सामने खड़ी हो गई। अब क्या करूं? राम 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 राम। मरा 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 मरा। ये चुड़ैल तो राम राग गाने लगी। अरे भूतनियों, कुछ तो भूतानियत रखो, मुझे जाने दो, मैं किसी को कुछ नहीं कहूंगी। ठीक है, जाओ। अगर गलती से भी तुमने जुबान खोली तो नाम गुम जाएगा। कमला जान बचाकर वहां से निकल जाती है। देखते ही देखते सवेरे का सूरज सांझ की बेला बीतने के साथ डूब जाता है और उस रात जब चुड़ैलों की सास आंखें मूंद बिछौने पर सो रही थी, तभी 5 चुड़ैल उसके कमरे में आती हैं। देखो बहनों, सासू माँ सो गई हैं। चलो उनके पाँव दबा देते हैं। हाँ चलो। 5 चुड़ैल अपनी अंधी सास के हाथ पांव दबाने लगती है। तभी गोमती नींद से जागकर कहती है, मैं जानती हूँ कि इतने दिन से मैं जो साया महसूस कर रही थी वो मुझ अंधी का वहम नहीं था। तुम 5 मेरी बहू हो ना। एकाएक घर के सभी खिड़की दरवाजे जोर शोर से खड़कने लगते हैं। तेज आंधी तूफान घर के माहौल को भयानक आकृति का आयाम देने लगती है, जिसे भांपकर गोमती का चेहरा खौफ के मारे पीला पड़ जाता है और 5 चुड़ैल बहुएं बोलती है, हाँ माँ जी, हम 5 चुड़ैल बहुएं ही इतने दिन से सब संभाल रही थी। आपके आंखों की रोशनी छीन जाने के कारण हम 5 अपनी जिम्मेदारी से मुक्त न हो सकी। इसीलिए नीति ने हम 5 को इस दुनिया से मुक्त होने पर पाबंदी लगाई, ताकि हम चुड़ैल बहुएं अपनी अंधी सास की लाठी बनकर रहें। ये सुनकर गोमती का सर शर्म से जमीन में गड़ जाता है और वो कहती है, मैंने तुम 5 पर दुखों का पहाड़ तोड़ा,
बावजूद इसके तुम चुड़ैल होकर स्वार्थी न बनकर अपनी सास की सारथी बनी हो। ऐसा बोलते हुए गोमती बीते दिनों में खो जाती है जब वो 5 बहू की सास बनी थी। अरे मेरी 5 बहुओं, इस अक्षत कलश को अपने दाहिने पांव लगाकर भीतर पधारो। जी सासू माँ। अभी गोमती उनका स्वागत ही कर रही थी कि कमला बीच में कहती है, अरे गोमती, इतना भी स्वागत सत्कार न कर अपनी बहुओं का। अरे बहू बेटी उड़ते परिंदे की तरह होती है, तनिक ढील मिलते ही पिंजरा तोड़कर आसमान की उड़ान भरने लगेगी। कमला की बातें गोमती के मन में कहीं न कहीं जगह बना लेती है। गोमती जैसे तैसे बात को टाल देती है। अगली सुबह, अरे सूरज की किरण फूट पड़ी है और ये 5 की 5 महारानी मजे से पलंग तोड़ रही है। सही कहा था कमला ने, इनकी लगाम तो खींचनी ही पड़ेगी। ऐसा कहकर गोमती जोरों शोरों से चिल्लाने लगती है, परिणीति, रूपल, शिल्पा, छवि, रमीला, अरे कहाँ मर गई 5? गोमती की गुस्सैल आवाज सुनकर सभी बहुएं झटपट से नींद से जागकर उसके सामने हाजिर होती हैं। जी सासू माँ, आपने पुकारा? मुझे तो लगा था 5 निपट गई। अरे आज तुम 5 का ससुराल में पहला दिन है और आज ही इतनी देर से उठ रही हो। माँ जी, अभी तो सिर्फ 6 ही बजे हैं। अरे नई नवेली बहू सवेरे के 4 बजे उठती है। अब बिना वक्त गवाए जल्दी से 5 अपने काम पर जुट जाओ। गोमती की कड़वी बातें सुनकर बेचारी बहुएं फेटा बांधकर कामकाज में भिड़ जाती है। हर दिन के साथ सास का सताव बहुओं पर बढ़ चढ़कर होने लगा था। अरे मेरी कामचोर बहू, कहाँ मर रही हो 5 की 5? जी कहिए माँ जी। जब देखो फुहरपना किए रहती हो। अरे मैं तो कहती हूँ तुम 5 से बड़ी बेढंगी बहू मैंने आज तक कभी नहीं देखी। माँ जी, हम 5 ने अपने हिस्से का सारा काम कब का खत्म कर दिया है। वो तो देख रही हूँ, फर्श पर बैठी गंदगी चीख चीख कर तुम्हारे काम चोरी को बयान कर रही है। माँ जी, हम चाहे जितना अच्छा कर ले, आप हम बहुओं के किए में खामी निकालना कभी नहीं भूलती। सच सुनकर गोमती गुस्से से बिलबिलाती हुई परिणीति के बाल पकड़कर कहती है, बदजात कलमुही, अपनी सास से जुबान लड़ाते हुए शर्म नहीं आ रही। माँ जी, हम चारों परिणीति की गलती के लिए माफी मांगते हैं, उसे छोड़ दीजिए। ये देखकर गोमती चारों बहुओं को दूर धकेलते हुए कहती है, बहुत याराना लगता है। मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरी बहू के बीच इतना भाईचारा है। आज 5 को तबीयत से सूतूंगी। गोमती 5 बहू को दरिंदों की तरह मारती है। सास की आक्रामक जातियों से तंग आकर आखिरकार 5 बहुएं पटरी पर आकर कहती हैं, अगर ससुराल शासन का गढ़ है तो हम बहू आज उससे मुक्त हो रही हैं। शायद हमारी मौत के बाद सासू माँ को हमारी कदर होगी। इस तरह 5 बहुएं पटरियों के बीचों बीच आकर अपनी जान दे देती हैं। दूसरी तरफ गोमती मन ही मन बहुत खुश होकर कहती है, अच्छा, इन बेढंगी बहुओं से बला टली। जैसे ही मेरे बेटे शहर से लौटेंगे, कोई भी मनगढ़ंत कहानी बनाकर उनका दूजा ब्याह रचा दूंगी। गोमती की जिंदगी मजे में कट रही थी, मगर एक रोज बाजार जाते वक्त वो एक गाड़ी से दुर्घटना में बहुत घायल हो जाती है। जैसे तैसे उसकी जान तो बच जाती है, लेकिन बदकिस्मती से उसकी दोनों आंखें चली जाती है। मैंने जो मेरी बहू के संग किया है, उसी बुरे कर्मों की कटनी है जो आज मैं अंधी हो गई हूँ। काश कि मुझ बुढ़िया के बस में होता, मैं पहले का वक्त लौटा ले आती। माँ जी, गुजरा हुआ वक्त नहीं लौट सकता, मगर शायद हम आपकी आंखें लौटा दे। 5 चुड़ैल बहुएं अपनी शक्तियों से अपने आंखों की पुतलियों की रोशनी गोमती की आंखों में भर देती है, जिस कारण गोमती पहले की तरह देखने लगती है। मगर चुड़ैल बहुओं की आंखों की रोशनी बुझ जाती है। मेरी बहू, तुमने अपनी आंखों की रोशनी मुझे क्यों दी? ताकि माँ जी आप अपनी बहू के नजरिए से दुनिया देखें। इसी के जरिए शायद हम चुड़ैल बहू अपने सास के दिल में जिंदा रहे। अब हमें जाना होगा। इसी के साथ 5 चुड़ैल बहुएं वहां से गायब हो जाती हैं। आज भी गोमती की निगाह
अपनी चुड़ैल बहुओं की बाट जोह रही है कि शायद वो एक बार फिर दिख जाए। एक लड़की शादी के साथ आंखों के सैकड़ों सपने संजोए ससुराल आती है, मगर जब वही ससुराल बहुओं के लिए बंधक बन जाए तो वो खुद के जीवन को मौत को सौंप देती है।